Assalamualaikum, this is Maria Yasin, and today I am going to explain the cell cycle. So let's start from the definition of the cell cycle. So the cell cycle is the series of events from the time the cell is produced. उस टाइम से स्टार्ट होते हैं ये इवेंट्स जबकि एक सेल प्रोड्यूस होता है until it completes माइटोसिस, और तब तक रहती हैं जब ये एक माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करके एक न्यू सेल प्रोड्यूस कर लेता है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द माइटोसिस, एंड ये सारा का सारा प्रोसेस फिर से चलता है एंड इट completes when again the mitosis process happens and a new cell is formed. सो दिस इज़ द साइक्लिक फॉर्म होती है हमारे पास, जो एक सेल प्रोड्यूस होने से एक नया सेल प्रोड्यूस होने तक चलती रहती है. सो द सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस. ये जो सेल डिवीजन है ये अकर होती है ग्रोथ और रिपेयर के प्रोसेसेस के साथ साथ. सो द सेल साइकिल 3 मेजर phases. The first phase is mitosis or M phase. It is relatively short period of cell cycle. ये basically short period होता है cell cycle का. In this phase, the division of the nucleus takes place. इस phase में जो cell का nucleus होता है उसकी division होती है. The next phase is known as the interphase. जो next phase है इसको हम interphase कहते हैं. इसमें क्या होता है बेसिकली द सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट इट्स वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ड्यूरिंग द इंटरफेज एंड इट इज़ यूजली लॉन्गर देन द एम फेज. इस फेज़ में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल है वो ग्रो करता है और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है, और इसका जो ड्यूरेशन है बेसिकली ये एम फेज से ज़्यादा होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 phases: G1 phase, S phase and G2 phase. These 3 phases will be explained in the next slides in detail. And the next one is cytokinesis. In this phase, the division of the cytoplasm takes place. माइटोसिस के बाद हमारे पास ये वाली फेज़ आती है साइटोकाइनेसिस की. सबसे पहले माइटोसिस से स्टार्ट करते हैं. माइटोसिस में हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होती है. फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस की फेज़ आती है जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं. फिर उसके बाद जो सेल है जो न्यूली फॉर्म सेल होता है उसको इंटरफेज़ में इंटर कर लिया जाता है, और इंटरफेज़ में वो फिर G1, S फेज़ एंड G2 फेज़ से होता हुआ दोबारा से माइटोसिस फेज़ में चला जाता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हमारे पास ब्लू कलर में माइटोसिस फेज़ होती है. फिर यहाँ से जब एक नया सेल बन के आता है वो G1 फेज़ में इंटर होगा, देन इट विल इंटर इन द S फेज़ एंड देन इट विल इंटर द G2 फेज़ एंड कम्स बैक टू द M फेज़. सो G1 फेज़ इज़ नोन एज अ ग्रोथ फेज़. इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं. इट इज़ द फेज़ विच कम्स अंडर द इंटरफेज़. जो G1, S और G2 फेज़ हैं ये इंटरफेजेस हैं, हमारे पास इंटरफेज़ हैं. और जो माइटोसिस M फेज़ है वो हमारे पास माइटोसिस यानी कि ये वो वाली फेज़ है जहाँ पे हमारे पास सेल डिवीजन होती है. सो G1 इज़ नोन एज द ग्रोथ फेज़, S phase is known as the DNA synthesis phase, and the G2 phase is known as the growth and preparation for mitosis. सो इनको हम डिटेल में भी देखते जाएंगे. इंटरफेज बेसिकली ऑक्यूपाइज द 90% ऑफ द टोटल सेल साइकिल. हमारे पास जो टोटल सेल साइकिल है उसके 90% जो एरिया है वो हमारे पास इंटरफेज का होता है, एंड 10% एरिया जो है वो हमारे पास माइटोसिस फेज का होता है. नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज. इंटरफेज यानी कि G1, S एंड G2 फेज़ में हमारे पास सेल की जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली उनमें जो डिवीजन जो न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन है या रेप्लिकेशन है या फिर जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डुप्लीकेशन है या प्रोटीन की सिंथेसिस है, RNA की सिंथेसिस है, वो सब के सब इन फेजेस में होती है. सिर्फ सेल डिवीजन नहीं होती, वो सिर्फ हमारे पास माइटोसिस फेज़ में होगी. So let's move to the G1 phase, which is the first phase of our interphase. जो newly formed cell है वो सबसे पहले हमारे पास G1 phase में इंटर होता है. After the cell produced, जैसे कि माइटोसिस में आप पिक्चर में देख रहे हैं देयर आर 2 cells which are produced from mitosis. So after the cell produce it starts its cell cycle in G1 phase. वो अपना जो सेल साइकिल है वो G1 phase से स्टार्ट करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्ली ग्रोथ फेज ऑफ द सेल. इसको हम अर्ली ग्रोथ फेज ऑफ अ सेल भी कहते हैं. During this phase, the cell increases its supply of proteins
इस फेज़ में बेसिकली होता क्या है कि जो सेल है वो अपनी सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, अपने जो ऑर्गेनेली हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, इनको भी इंक्रीज़ करता है, इनके नंबर में भी इंक्रीज़ करता है, इनको डुप्लीकेट करता है एंड ग्रोज इन साइज। बिल्कुल वही बात है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे किसी भी सेल में, तो उसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली increase. Along with that, the synthesis of various enzymes takes place here. G1 फेज़ में जहाँ पे सेलुलर कंटेंट्स और डुप्लीकेट कर रहे थे, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जोन सी हैं जो सेल में प्रेजेंट होती हैं वो डुप्लीकेट कर रही थी, और प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे वेरियस एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होती है, और ये एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं या एसेंशियल होते हैं फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि एस फेज़ में होगी। सो उसके लिए जो एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं वो भी G1 फेज़ में सिंथेसाइज हो जाते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ अ G1 चेक पॉइंट। G1 फेज़ के बाद हमारे पास G1 चेक पॉइंट होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द G1 फेज़। G1 फेज़ के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होती है बिफोर द ट्रांजिशन टू द S फेज़। किसी भी सेल ने जो G1 से S फेज़ में जिसने इंटर होना होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, इस G1 चेक पॉइंट पे चेक होगा फॉर द इट्स सेल साइज, इट्स न्यूट्रिएंट्स, इट्स ग्रोथ फैक्टर्स एंड DNA डैमेज। अगर वो इन सब चीज़ों में एडिक्वेट है, अगर उसका साइज़ जो है वो एडिक्वेट है, जैसे कि उसमें ऑर्गेनेलीज जो सी हैं वो डुप्लीकेट हुई हैं, अगर उनके साथ साथ इसका साइज़ भी नॉर्मल है और जो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं वो सारे के सारे इसमें प्रिपेयर हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स इसमें बने हैं क्या उसमें प्रेजेंट हैं, इसमें कोई इस सेल में कोई ऐसी DNA डैमेज तो नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जिसकी वजह से इसको सिंथेसिस फेज़ में ना भेजा जाए। सो ये सारे के सारे जो से हैं इस चेक पॉइंट पे चेक हो जाती हैं इसमें सेल में ये चीज़ें। सो इफ़ द सेल डोंट पास द G1 चेक पॉइंट, अगर वो G1 चेक पॉइंट को पास नहीं करता, दे में लूप आउट ऑफ द सेल साइकिल, वो सेल साइकिल से लूप आउट हो जाता है यानी बाहर आ जाता है। G1 फेज़ से ही वो बाहर आ जाएगा सेल साइकिल से इनटू द रेस्टिंग स्टेट कॉल्ड द G0 फेज़, वो G0 फेज़ में चला जाता है। आई विल टेल यू इन माई स्लाइड्स दैट व्हाट इज़ अ G0 फेज़ और सेल वहाँ पे उसका क्या काम होता है बेसिकली। So, after passing the G1 checkpoint, the cell enters into the S phase or the phase where the DNA will replicate. In this phase, the cell duplicates or replicates its chromosomes. वो अपने क्रोमोसोम को यानी अपने DNA को डुप्लीकेट करता है या रेप्लिकेट करता है। एज अ रिज़ल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को जिसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम जो सा है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन देख लेते हैं। द डबल स्ट्रैंडेड DNA मेक्स अ रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है हमारे पास वो क्या करता है, रेप्लिकेट कर देता है, अपना एक रेप्लिका बना लेता है। अ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय रेप्लिकेशन, जो क्रोमोसोम की एक कॉपी बनती है रेप्लिकेशन के प्रोसेस से, उसको हम कहते हैं, उस कॉपी को हम कहते हैं अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स, उसको हम पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पहले हमारे पास ग्रीन कलर का और पर्पल कलर के 2 क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब इन्होंने रेप्लिकेशन कर ली, नाउ देयर आर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनमें जो हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ईच होमोलोगस क्रोमोसोम में। सो इस तरह से आप पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम से रेप्लिकेशन की और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में वो चेंज हो गए। नाउ दीज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट एट द सेंटर with the help of centromere। सेंट्रोमेयर वो रीजन होता है, एक स्पेसिफिक रीजन है DNA का जो 220 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। So centromere is the specific region of DNA sequence of 220 nucleotides. As a result of this,
ईच डॉटर सेल, अब जो हमने कहा कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जब उन्होंने रेप्लिकेट किया तो उन्होंने 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लिए। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ईच डॉटर सेल विल रिसीव द सेम जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल ड्यूरिंग माइटोसिस फेज। जब माइटोसिस फेज में चला जाता है तो ये जो सेल्स हैं हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो हमारे पास क्रोमेटिड्स बने, अब ईच डॉटर सेल जो उनसे उनको रिसीव करेगी तो वो सेम जेनेटिक मटेरियल होगा क्योंकि वो रेप्लिकेशन से बने, वो उसी का रेप्लिका है जो कि पेरेंट में हमारे पास क्रोमोसोम की कॉपी थी। ओके, नाउ दैट्स वाई द रेप्लिकेशन इज़ एसेंशियल। इस रीज़न की वजह से कि ईच डॉटर सेल रिसीव्स द सेम जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, दिस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज़ एसेंशियल। नाउ द G2 फेज़, अब G2 फेज़ में आए वे द स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, साथ ही साथ जो सेल है वो डबल चेक करता है फॉर द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। जो हमारे पास S फेज़ में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए हैं उनको भी डबल चेक करता है कि उनमें कोई एरर तो नहीं है, कि उस क्या वो प्रॉपर है या फिर एडिक्वेट है कि वो माइटोसिस फेज़ में चला जाए। सो G2 फेज़ में ये सब काम होंगे। द सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर माइटोसिस। G2 फेज़ में वो वाली प्रोटीन्स जो से हैं वो सेल प्रोड्यूस करता है या प्रिपेयर करता है जो कि माइटोसिस के लिए एसेंशियल होती हैं, साथ ही साथ मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। और मेनली जो उनका काम क्या होता है कि वो वाली प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट, सेल में जो सेंट्रियोल हमारे पास प्रेजेंट होता है वो रेप्लिकेट करता है। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है बेसिकली कि वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं जो कंडेंस होंगे हमारे पास माइटोसिस फेज में, तो उनको ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में वो ले जाता है। तो स्पिंडल फाइबर बनाने में सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे वो रेप्लिकेट होंगे। साथ ही साथ देयर इज़ एक्सटेंसिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है उन प्रोटीन्स की दैट मेक अप द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमारे पास जो से हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक है, तो उसकी भी सिंथेसिस होती है। नाउ द G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, अब इसका क्या काम होता है बेसिकली दिस चेक पॉइंट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द G2 फेज़ बिफोर ट्रांजिशन टू द M फेज़। M फेज़ में जाने से पहले जितने भी सेल्स G2 फेज़ में होते हैं उनको इस चेक पॉइंट से पास करना होता है। एंड दिस चेक पॉइंट प्रिवेंट्स द सेल्स फ्रॉम इंटरिंग माइटोसिस। ये चेक पॉइंट उन सेल्स को प्रिवेंट करेगी माइटोसिस में इंटर होने से व्हेन द DNA इज़ डैमेज्ड। अगर कोई ऐसे हमारे पास सेल है जिसमें जो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन है अगर वो ठीक नहीं हुई है, या उसमें कोई एरर आ गया है, या वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डैमेज हो गई है, तो उसको वहाँ पे M फेज़ में इंटर नहीं होने देगी। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिपेयर एंड स्टॉपिंग द प्रोलाइफरेशन ऑफ द डैमेज सेल, और उसको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो रिपेयर हो जाए, यहाँ पे G2 फेज़ में वो रिपेयर हो जाए, या फिर एक काम तो वो करिए कि उसको स्टॉप करिए कि वो M फेज़ में ना जाए और वहाँ पे वो जाके प्रोलाइफरेट ना हो, यहाँ वहाँ जाके वो डिवाइड ना करे। So the G0 phase, which is the last phase of the interphase, it is a temporary or the permanent stoppage of the cell। ये वो वाली phase होती है जहाँ पे सेल जो है वो permanently या फिर temporarily stop हो जाता है। ये cell cycle arrest phase होती है हमारे पास। The cells that have permanently or temporarily stopped dividing are said to be have entered the G0 phase. In the multicellular eukaryotes, the cell enters the G0 phase from the G1 and stop dividing। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में कहते हैं कि वो वाले सेल जो कि G0 फेज़ में चले जाते हैं फ्रॉम द G1 फेज़, वो स्टॉप कर देते हैं अपनी डिवीजन को, यानी कि अगर उसमें कोई भी ऑर्गेनेलीज हैं अगर उनकी डिवीजन हो रही थी या कुछ भी ऐसा हो रहा था तो वो सब का सब स्टॉप हो जाता है एक पॉइंट पे। और जब कंडीशंस उस सेल के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं कि वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करे, तो वो दोबारा से G1 फेज़ में इंटर हो जाता है, वहीं से अपनी सेल साइकिल स्टार्ट कर लेता है।
सो द जी नॉट फेज, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इंटर करते हैं, इधर वो परमानेंटली वहाँ पे चले जाते हैं, कुछ सेमी परमानेंटली जाते हैं और कुछ टेम्परेरी जाते हैं, कुछ टाइम के लिए जाते हैं. सो उन सेल्स को देख लेते हैं. सम सेल्स रिमेन्स इन द जी नॉट फेज फॉर द इनडेफिनिट पीरियड. कुछ सेल्स जो हैं वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए जाते हैं, यानी कि वी डोंट नो दैट हाउ मच लॉन्ग दे विल स्टे इन द जी नॉट फेज और हाउ मच शॉर्ट टाइम फॉर द शॉर्ट टाइम दे विल स्टे इन द जी नॉट फेज. सो इस तरह के सेल्स को हमें नहीं पता होता कि वो कितना टाइम वहाँ पे रहेंगे. फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए जी नॉट फेज में होते हैं. Then some cells that enter the G naught phase semi-permanently. These are liver and kidney cells. And the some cells that do not enter the G naught phase and continue dividing throughout an organism life. For example, epithelial cells. जो epithelial cells होते हैं, जैसे हमारी जो गट की लाइनिंग में जो सेल्स हैं वो epithelial cells हैं, जो कि साथ साथ अगर कोई डैमेज हो रहा है तो वो मतलब कि वो डाई ऑफ हो रहा है और नए एपिथेलियल सेल्स वहाँ पे आ रहे हैं. सो ये एपिथेलियल सेल्स जो से हमेशा डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और ये कभी भी जी नॉट यानी सेल साइकिल अरेस्ट फेज में नहीं जाते हैं. नाउ द इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हमारे पास इंटरफेज में या सेल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं माइटोसिस के साथ, एम फेज के साथ, ये हमारे पास ऑर्डर्ड होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता दैट इफ़ द सेल इज़ प्रेजेंट और इंटर्ड इनटू G1 फेज एंड इट विल गो बैक इनटू द M फेज, नेवर. सो द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल्स आर ऑर्डर्ड and directional. Each event occur in a sequential manner and it is impossible to reverse the cycle. ये cycle कभी भी reverse नहीं हो सकता. जो cell S phase में enter हो चुका है from the G1 phase, it will never go back to the G1 phase. वो G1 phase में दोबारा enter नहीं हो सकता. And the next thing is the length of each phase. This is also the question, very important question in papers, that what is the length of the each phase of the interphase. इंटरफेज में या फिर पूरे सेल साइकिल की जितनी भी फेजेस हैं उनमें उनकी लेंथ क्या है. सो द ड्यूरेशन ऑफ दीज फेजेस वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती रहती है. बट फॉर द टिपिकल प्रोलाइफरेटिंग ह्यूमन सेल, यानी कि ह्यूमन सेल जो डिवाइड करेगा हमारे पास, उसमें जो टिपिकल सेल है हम उसकी एग्जांपल लेते हैं विद द टोटल सेल साइकिल टाइम ऑफ 24 आवर. इसका टोटल जो टाइम है वो 24 आवर्स का होता है. G1 फेज माइट लास्ट अबाउट 11 आवर्स. जो G1 फेज़ है वो सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास लेती है, इट इज़ अबाउट 11 आवर्स. एंड S फेज़ टेक्स अबाउट 8 आवर्स, ये हमारे पास 8 आवर्स लेती है. G2 फेज़ विल टेक अबाउट 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स जो है वो G2 फेज़ लेती है. एंड M फेज़ जो है माइटोसिस फेज़ है, जो डिवीजन का हमारे पास फेज़ है, इट विल टेक जस्ट 1 आवर. बहुत कम टाइम जो हमारे पास पूरे सेल साइकिल में है वो माइटोसिस फेज़ का होता है, एंड इट टेक्स ओनली 1 आवर. So thank you for watching my video. I hope you understood the topic. Subscribe my channel for more videos. In the next video I will explain the mitosis. So keep watching.